गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग सेकेंड यूनिट की बात करेंगे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जिसमें हमारा पहला चैप्टर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अभी हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे और उसके बाद फिर आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। तो जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन में सबसे पहला चीज़ आता है कि ये जो जेनेटिक्स शब्द है, आनुवंशिकी शब्द है, इसका प्रयोग किया था डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में। इसलिए बेटसन को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का मतलब क्या है? आनुवंशिकी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विभिन्नताओं का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं और वंशागति का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। तो अब यहाँ पे दो टर्म आ गया, एक विभिन्नता और एक वंशागति। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य जो पारस्परिक असमानताएं होती हैं उसी को विभिन्नता कहते हैं। यानी एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाए जाने वाली असमानताओं को विभिन्नता कहते हैं। और दूसरा टर्म आता है आनुवंशिकी, वंशागति। वंशागति का मतलब क्या है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने की प्रक्रिया का अध्ययन। यानी कोई भी आनुवंशिक, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है उसको वंशागति कहते हैं। अब ये जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स में कुछ सामान्य टर्म्स भी आते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम भी आता है जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया था। इसमें सबसे पहला नाम आता है मूलर का। मूलर ने साइटोजेनेटिक्स का स्टार्ट किया था, साइटोजेनेटिक्स। इसलिए इनको हम फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। एक्टिनोबायोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के शरीर पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। सजीवों के शरीर पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन एक्टिनोबायोलॉजी कहलाता है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं मॉर्गन। चूँकि मॉर्गन ने सबसे पहले जंतुओं पर एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स से संबंधित। इन्होंने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। मॉर्गन ने सिद्धांत भी दिया था। एक इन्होंने जीन थ्योरी दिया था, दूसरा इन्होंने लिंकेज थ्योरी दिया था, तीसरा इन्होंने क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज दिया था और चौथा इन्होंने क्रिस क्रॉस हेरिडिटी का सिद्धांत दिया था, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर अगले साइंटिस्ट आते हैं गैरोड। गैरोड ने सबसे पहले मानव पे जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था। इन्होंने मानव के आनुवंशिक की लक्षणों के अध्ययन में एक विशेष प्रकार के रोग का अध्ययन किया था, एल्केप्टोन्यूरिया। तो एल्केप्टोन्यूरिया क्या है? एल्केप्टोन्यूरिया एक बीमारी है जिसमें दो एमिनो एसिड, एक टायरोसिन और दूसरा फिनाइल एलेनिन, जिसका इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होता है। और इस इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होने के कारण एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है होमोजेंटेसिक एसिड, और इस होमोजेंटेसिक एसिड में एक केमिकल पाया जाता है एल्केप्टॉन। और ये एल्केप्टॉन जब यूरिन में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो ये हवा के संपर्क में आने पे काले हो जाते हैं। ये इनका डायग्नोस्टिक फीचर होता है। तो चूँकि सबसे पहले मानव पे जेनेटिक का एक्सपेरिमेंट किया था गैरोड ने, इसलिए इनको हम फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए, ये कुछ वैज्ञानिकों की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं आनुवंशिकता के संबंध में बहुत सारी धारणाएं जो वैज्ञानिकों ने दी है, वो धारणाएं क्या है। तो एक छोटी सी चर्चा हम इन धारणाओं की कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली धारणा आई थी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, पहला कॉन्सेप्ट ये था वेपर फ्लूइड थ्योरी, यानी वाष्प द्रव सिद्धांत, जिसको पाइथागोरस ने दिया था।
पाइथागोरस ने बताया कि ये वाष्प द्रव सिद्धांत का मतलब क्या है कि कपुलेशन के दौरान, मैथुन के दौरान, ये नर और मादा के मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का वाष्प स्रावित होता है और इस वाष्प के श्रवण से ही नई जो संतानें उत्पन्न होने वाली होती हैं वो अपने पैतृकों के लक्षणों को प्राप्त करती हैं। दूसरा सिद्धांत आया था सीमेन थ्योरी, वीर्य सिद्धांत। ये अरिस्टोटल और एम्पिडोक्लेस ने दिया था। फिर पेंजीनवाद आया था, पेंजीनवाद जिसको डार्विन ने दिया था। तो डार्विन ने बताया था पेंजीनवाद में कि ये प्रत्येक उत्तक में एक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको पेंजीन कहते हैं, और यही पेंजीन अपने पैतृकों के लक्षणों को नए ऑफस्प्रिंग में यानी संतति में पहुंचाने का काम करते हैं। और पेंजीनवाद के बाद जर्म प्लाज्म थ्योरी आया, यानी जनन द्रव्य का सिद्धांत, जिसको विजमान ने दिया था। तो विजमान ने बताया था कि सेल में दो प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं, एक होता है जर्म प्लाज्म और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। तो ये विभिन्न सारे वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। इसके बाद हम लोग चर्चा करें मेंडलवाद, मेंडल का सिद्धांत। तो मेंडल का सिद्धांत क्या था? मेंडल ने बताया था कि सजीवों में प्रत्येक लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए एक जोड़ी कारक पाए जाते हैं। कारक, ध्यान दीजिएगा, अभी जीन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था यहाँ पे। तो प्रत्येक सजीवों में लक्षणों को प्रकट करने के लिए एक जोड़ी कारक होते हैं, यानी दो कारक पाए जाते हैं। तो इनके अनुसार संतति अपने आधे लक्षण माता से और आधे लक्षण पिता से प्राप्त करते हैं, यानी दोनों से आधे आधे लक्षण प्राप्त करते हैं। यह संतानों में उनका कैरेक्टर जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ से इनका स्टार्टअप होता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में एक शॉर्ट समरी हम आपको दे दें, एक इनके बारे में आपको बताएं कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे कौन। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ये 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश के हाइजेनडॉर्फ प्रांत के ब्रून नामक शहर के साइलेशिया गांव में इनका जन्म हुआ था। नाम एक बार फिर सुनिएगा आप, ऑस्ट्रिया देश, हाइजेनडॉर्फ प्रांत स्टेट, ब्रून सिटी और साइलेशिया विलेज गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद, यानी हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद, अगस्टीनियन ईसाइयों के एक चर्च में पादरी के रूप में काम करने लगे। और अगस्टीनियन ईसाइयों के चर्च में इन्होंने पादरी के रूप में काम किया। और काम करते करते चूँकि खाली जगह था, चर्च के आगे बहुत सारा खाली जगह था, उस खाली जगह पे इन्होंने प्रयोग करने के लिए सोचा। एक और चीज़ यहाँ पे बताएं आपको कि मेंडल ने जब प्रयोग करने की बात अपना ये स्टार्ट किया था, तो एक और तथ्य आता है, कार्ल नैगेली ने बताया था इसके बारे में कि कार्ल नैगेली ने कहा था कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करने से पहले एक दूसरे पौधे पे, यानी हायरेशियम नामक पौधे पे प्रयोग किया था, तो सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं सफलता मिली? क्योंकि हायरेशियम में पार्थेनोजेनेसिस होता है, मियासिस नहीं होता, और मियासिस ना होने के कारण मेंडल का प्रयोग फेल हो गया था। इसके बाद मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और मटर के पौधे पर प्रयोग करके उसको एक लोकल मैगजीन में पब्लिश करवाया। लोकल मैगजीन में पब्लिश करवाने के कारण बहुत सारा ध्यान लोगों का आकर्षित नहीं हुआ इनके सिद्धांत पे। फिर लगभग 30 साल के बाद, यानी 1866 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया था। और लगभग 30 साल के बाद 1900 में जब विभिन्न वैज्ञानिकों ने, जैसे कार्ल कोरेंस जर्मनी में, कार्ल कोरेंस ने मक्के के पौधे पर प्रयोग किया था, ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड में इवनिंग प्रिमरोज पे प्रयोग किया, और शेरमैक, इन्होंने ऑस्ट्रिया में विभिन्न सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पे, बहुत सारे पुष्पीय पौधों पे प्रयोग किया। और इन लोगों ने जब प्रयोग किया और इनका जब निष्कर्ष सामने आया
तब देखा गया कि मेंडल का सिद्धांत भी यही था। इस प्रकार मेंडल के सिद्धांतों का पुनर्खोज हुआ। तो मेंडल के पुनर्खोज में इन तीनों वैज्ञानिकों का श्रेय होता है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रिज और शेरमार्क। ये मेंडल के पुनर्खोज में महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक बात हो जाती है कि मेंडल के निष्कर्षों का प्रसार क्यों नहीं हो पाया, ये निष्कर्ष इनके छुपे क्यों रह गए। तो मेंडल के निष्कर्षों के छुपे रहने के कारण की हम बात करते हैं तो पहला कारण ये आता है कि जिस समय मेंडल का निष्कर्ष प्रकाशित हुआ था उसी समय चार्ल्स डार्विन, जो जैव विकास के सिद्धांत दिए थे, इनकी एक किताब आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो सारे के सारे वैज्ञानिक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ने में लगे हुए थे। रोचक था, जीवों का विकास कैसे हुआ, धरती पे जीव कहाँ से आए, छोटे से बड़े जीव का निर्माण कैसे हुआ। तो सारे वैज्ञानिक डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ने में लगे थे, इसलिए ध्यान नहीं दिया। दूसरा चीज़ यहाँ पे बात करते हैं कि मेंडल का जो सिद्धांत था वो बायोमेट्रिक्स यानी बहुत ज़्यादा गणितीय था, और गणित ना समझ में आने के कारण भी वैज्ञानिकों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तीसरा चीज़ यहाँ पे आता है कि मेंडल का सिद्धांत अपने समय से बहुत आगे का था। चूँकि मेंडल का सिद्धांत अपने समय से बहुत आगे का था तो लोगों को अतिशयोक्ति लग रहा था। जैसे आज से 20 साल पहले अगर हमसे कोई कहता कि हम यहाँ से और दिल्ली एक दूसरे को देख के बात करेंगे तो मुझे भी यही लगता कि झूठ बोल रहा है, पागल आदमी है, ऐसा संभव नहीं है। तो बिल्कुल वही चीज़ लगा था, मेंडल के सिद्धांतों पे भी लोगों ने अतिशयोक्ति दिखाई थी कि ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ध्यान नहीं दिया। और तीसरा या अंतिम सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि जिस पत्रिका में, जिस मैगजीन में मेंडल ने अपने सिद्धांतों को पब्लिश करवाया था वो पत्रिका बहुत ही लोकल थी, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं था। इस कारण मेंडल के सिद्धांतों पे चर्चा नहीं हो पाई। अब इसके बाद बात करें कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया और मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। एक लाइन और हम आपको बता दें कि क्या मेंडल से पहले लोगों ने प्रयोग नहीं किया था? किया था, बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। क्यों नहीं मिल पाई थी? क्योंकि कार्ल रूटर ने टोबैको पे प्रयोग किया था और वो सारे लक्षणों का प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसे ही जॉन गॉस और नाइट ने मटर के पौधे का चुनाव किया और प्रयोग किया, फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया और मटर के पौधे का चुनाव करने के बाद इनको सफलता मिली। तो सबसे पहला कारण कि मेंडल ने चुनाव क्यों किया मटर के पौधे का, ये एक वर्षीय था। इसमें बहुत सारे विभेदी यानी विपरीत प्रभेद के लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, कृत्रिम रूप से परपरागण हो सकता है। मटर के पौधे को उगाना आसान है। मटर के पौधे में बहुत सारे गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण पाए जाते हैं। इन सब लक्षणों के आधार पर मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया और मटर के पौधे का चुनाव करके इन्होंने अपना सिद्धांत निष्कर्ष निकाल दिया। और फिर इनके निष्कर्ष जो पब्लिश हो चुके थे, उस निष्कर्षों को 1900 के बाद जब मेंडल के सिद्धांतों का पुनर्खोज हो गया तो इनके निष्कर्षों को कार्ल कोरेंस को दिया गया और कार्ल कोरेंस को बताया गया कि आप मेंडल के सिद्धांतों का अध्ययन करिए और इनको नियमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करिए। इसी को मेंडल का नियम कहते हैं। आज इतना ही, इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में देंगे आपको। धन्यवाद।